हेलो स्टूडेंट्स, भारतीय न्याय सीरीज़ की ये अपनी नेक्स्ट क्लास है। ये क्लास आपकी जुडिशरी, जेएलओ, एपीओ, बैंकिंग एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट रहेंगी। इस आज के लेक्चर में हम देखेंगे आपका चैप्टर नंबर 2। ओके, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 2 ऑफ पनिशमेंट्स। ये चैप्टर आपका सेक्शन 4 से लेके 13 तक जाएगा। ठीक है, इस सेक्शन में आपके चैप्टर में आपके सेक्शन नंबर 4 से 13 तक के सेक्शंस इंक्लूड है। चैप्टर नंबर 2 पनिशमेंट्स यानी दंड। स्टूडेंट्स, जैसे आप आईपीसी देखते थे, आईपीसी में हम देखते थे पनिशमेंट्स, ठीक है। तो वहाँ पे भी हमारी जो पनिशमेंट थी, सेम पनिशमेंट हमारी आपको बीएनएस में देखने को मिलेगी, लेकिन हमने इसके अंदर आपका एक नया पनिशमेंट ऐड कर दिया है, कम्युनिटी सर्विस का। ओके, आगे हम इसे देखेंगे। पहले हम देखते हैं मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पनिशमेंट क्या होती है, इसका क्या ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ पनिशमेंट। पनिशमेंट का क्या उद्देश्य है। पनिशमेंट इज यूज टू, हम पनिशमेंट क्यों यूज करते हैं। पनिशमेंट इज यूज टू एनफोर्स कंप्लायंस ऑफ लॉस इन ऑर्डर टू सिक्योर सोशल वैल्यू। इन्होंने कहा कि जब हम क्या करते हैं, पनिशमेंट से हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं अपने कानून का कंप्लायंस। हम चाहते हैं कि हमारा जो कानून है उसे लोग फॉलो करें, ठीक है। तो कैसे फॉलो कराएंगे हम उनको, जब तक हम उनके ऊपर कोई पनिशमेंट नहीं लगाएंगे कि अगर आपने हमारे लॉस का उल्लंघन किया, आपने हमारे लॉस की बात नहीं मानी, तो हम आपको दंड देंगे, ठीक है। हमने ऐसे क्या कर दिया, उन पर एनफोर्समेंट लगा दी। अब क्या होगा, इससे लोगों में आएगा डर। लोग डरेंगे और डर के करके वह इन रूल्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो पनिशमेंट हमें मेनली क्यों लगाई हमने पनिशमेंट, ताकि क्या हो, ताकि हमारी ऑर्डर का कंप्लायंस हो और जिससे हमारी जो सोशल वैल्यूज़ है, ठीक है, हमारे जो सामाजिक कर्तव्य है, उनको क्या कर मिले, सिक्योरिटी मिले, ठीक है, सिक्योरिटी मिले। सामाजिक मूल्यों को सुरक्षित रखने के लिए, सामाजिक मूल्यों को सुरक्षित रखने के लिए कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करना हेतु दंड का प्रयोग किया जाता है। ओके, ये हम लिख सकते हैं पनिशमेंट की डेफिनेशन कि पनिशमेंट क्या होती है, पनिशमेंट हम कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, द प्राइम ऑब्जेक्ट ऑफ पनिशमेंट इज, हमारा प्राइम ऑब्जेक्ट क्या है, वही है प्रोटेक्ट करना चाहते हैं हम सोसाइटी को, किससे, मिसचीफ से और अनडिजायरेबल एलिमेंट से, ठीक है। जो भी हमारे क्या है, जो भी हमारी शरारती और अवांछनीय तत्व है, ठीक है, समाज के जो भी शरारती और अवांछनीय तत्व हैं, हम चाहते हैं कि हम उनसे क्या करें, अपने समाज को प्रोटेक्ट करें, हम अपने समाज को प्रोटेक्शन दें। इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम लगाते हैं पनिशमेंट्स, ठीक है। प्रिवेंटिंग एक्चुअल ऑफेंडर फ्रॉम कमिटिंग फर्दर ऑफेंस। इससे क्या होगा कि जो हमारे असल में जो ऑफेंडर है, असल में जो हमारे अपराधी है, वो ऐसे ऑफेंस दोबारा से नहीं करेंगे। इट आल्सो एम टू रिफॉर्म दैम एंड टर्न दैम इनटू लॉ अबेडिंग सिटीजन। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अब जो पहले ऑफेंडर हुआ करते थे आपके, वो अब ऐसे नागरिक बन जाएंगे जो कि लॉ का पालन कर रहे हैं, ठीक है, जो लॉ को फॉलो कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप मेरी इस लेक्चर सीरीज से अपने मेंस के नोट्स भी साथ साथ बना लीजिए, ठीक है, ताकि जब मेंस में आपको पता है कि आपको बहुत ही कम टाइम मिलता है मेंस के लिए, तो आपको उस टाइम पे आप अपने टाइम का यूटिलाइज करके अभी से नोट्स बना लीजिए, ताकि आपको मेंस के टाइम में सिर्फ इनको रिवाइज करना पड़े नोट्स को, और आपको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर हमारा कंसेप्ट आता है थ्योरी ऑफ पनिशमेंट्स। आप सब ने जब अपने एलएलबी के एग्ज़ाम दिए थे, ठीक है, तो वहाँ पे जब आपने बीएनएस किया, जब आपने एलएलबी के एग्ज़ाम दिए, तब बीएनएस में एक क्वेश्चन, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेके चलते थे कि थ्योरी ऑफ पनिशमेंट की क्या क्या थ्योरी है, ठीक है। तो स्टूडेंट, इसके अंदर आपके ये 4 थ्योरीज आएगी, ठीक है, डेटरेंट थ्योरी, प्रिवेंटिव थ्योरी, रेट्रिब्यूटिव और रिफॉर्मेटिव। डेटरेंट थ्योरी आपकी कहते हैं थ्योरी डेटर्स द क्रिमिनल फ्रॉम एंगेजिंग इन क्रिमिनल एक्टिविटी अगेन, सेट एग्जाम्पल फॉर लाइक माइंडेड पीपल ऑफ द सोसाइटी। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम
ऑफेंडर को ऐसी पनिशमेंट देते हैं ताकि वो एक एग्जाम्पल बन जाए बाकी लोगों के लिए जिनके माइंड में सेम ऐसे हरकत करने का आइडिया आ रहा है। तो अगर हमने किसी को पनिशमेंट दी, ठीक है, तो बाकी लोगों के माइंड में भी एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा कि अगर हम ये ऑफेंस करेंगे तो हमें भी यही पनिशमेंट मिलेगी। तो ये आपके होते हैं डेटरेंट थ्योरी, ठीक है, जिससे कि हम क्राइम को कम कर सकते हैं। ओके, सेकंड है प्रिवेंटिव थ्योरी। ये आपके बहुत क्या बोलते हैं, बहुत इजी थ्योरी है। और अगर आप देखेंगे अपनी सोसाइटी में तो हम क्या करते हैं, हम इस थ्योरी का भी पालन करते हैं। इंडिया में हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक ही थ्योरी हमने ली है, हमने 2-3 थ्योरी को मिक्स करके इंडिया में फॉलो किया है, ठीक है। प्रिवेंटिव थ्योरी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ऑफेंडर आर डिसेबल फ्रॉम कमिटिंग क्राइम एज दे आर अवॉर्डेड पनिशमेंट्स। अब जो ऑफेंडर है आपका, अब जो अपराधी है वह दोबारा क्राइम नहीं करेगा क्योंकि हमने उसको क्या दी है, पनिशमेंट दे दी है। जैसे हमने उसको दे दी है डेथ पेनल्टी या इम्प्रीजमेंट, हमने उनको कारावास दे दिया है या मृत्युदंड दे दिया है, जिसके कारण अब जो आपका ऑफेंडर है, अपराधी है, वो डिसेबल हो गया है क्राइम को करने के लिए, ठीक है, क्योंकि हमने उसको क्या दे दी है, सज़ा दे दी है। थर्ड आपकी आती है रेट्रीब्यूटिव थ्योरी। जब आपने वो अपना शासनकाल देखा था, जब राजा महाराजाओं का कानून था, ठीक है, जब राजा महाराजा भारत पे रूल करते थे या अदर कोई और मिडल ईस्ट कंट्रीज अगर हम देखते हैं, सऊदी अरब, दुबई वगैरह, ऐसे जहाँ पे राजा महाराजा का रूल है, तो हम देखते हैं वहाँ पे पहले ऐसे होता था कि क्या करते थे, आई फॉर आई एंड टूथ फॉर टूथ थ्योरी। इसको हम ये भी कहते हैं कि अगर किसी पर्सन ने किसी पर्सन की आंख निकाल ली है तो उस पर्सन की भी अब हम आंख निकाल लेंगे, ठीक है। अगर किसी ने किसी का दांत तोड़ दिया है तो अब उस पर्सन का भी हम दांत तोड़ देंगे। मतलब जिसने जैसा बर्ताव किया है, जिस प्रकार का ऑफेंस किया है, तो उसी पर्सन के साथ उसी तरह का ऑफेंस किया जाएगा। मतलब आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, ठीक है। ये आपकी रेट्रीब्यूटिव थ्योरी होता है कि अगर किसी ने किसी की हत्या कर दी है, डेथ मर्डर कर दिया है, तो अब उस पर्सन का भी क्या कर दिया जाएगा, डेथ पेनल्टी दे दी जाएगी, ठीक है, कि जैसा आप अपराध करेंगे उसी हिसाब से आपको सज़ा दी जाएगी। नेक्स्ट है आपकी रिफॉर्मेटिव थ्योरी। एक हम यूज़ करते हैं इंडिया में प्रिवेंटिव थ्योरी, एक यूज़ करते हैं हम रिफॉर्मेटिव थ्योरी। जैसे आपको नाम ही इसका सजेस्ट कर रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, हम रिफॉर्म कर रहे हैं, हम पर्सन के अंदर चेंज ला रहे हैं, उसके अंदर बदलाव ला रहे हैं। कैसे ला रहे हैं, उसको पढ़ा के, ताकि हम उसको मॉडिफाई कर सकें। हम इसके अंदर क्या करते हैं, पनिशमेंट देते हैं, ठीक है, कि अब इस चंदे को पढ़ाया जाए। जैसे आप इंडिया की जेल्स में देखते हैं, इंडिया की जेल में जब पर्सन इम्प्रिजमेंट की सज़ा उसको होती है तो हम उसको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप वहाँ पे काम भी कीजिए। आपको स्टडी करनी है तो आप स्टडी कीजिए, आपको कोई काम सीखना है तो आप काम सीखिए, ठीक है। हम उन्हें ऐसे अपॉर्चुनिटी देते हैं ताकि उस पर्सन का क्या हो सके, रिफॉर्म हो सके, वह पर्सन एजुकेट हो सके और रिफॉर्म हो सके, जिसके कारण वह आने वाले समय में एक अच्छी लाइफ अपनी जी सके। ओके, जैसे आपने एक मूवी देखी होगी 10वीं, उस मूवी में भी इस टाइप से दिखाया गया, ठीक है, कि कैसे वहाँ पे उन्होंने एजुकेशन लेके मतलब अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया। तो वो आपका रिफॉर्मेटिव थ्योरी आपकी होती है, ठीक है। ओके, हमने देखी थ्योरीज का नाम आपका दोबारा दिखा देती हूँ मैं आपको। डेटन थ्योरी, प्रिवेंटिव थ्योरी, रेट्रीब्यूटिव थ्योरी एंड रिफॉर्मेटिव थ्योरी। ओके स्टूडेंट, अब हम अपने बेरेक्ट से पढ़ते हैं। तो आप अपने बेरेक्ट ओपन कर लीजिए। अभी तक हमने देखा कि पनिशमेंट क्या होती है, पनिशमेंट की क्या क्या थ्योरीज है। ओके, सेक्शन नंबर 4 जो हमारा है वो बात करता है आपकी पनिशमेंट की, यानी दंड की। इसके अंदर हमें डिफरेंट टाइप ऑफ पनिशमेंट दी हुई है, ठीक है। द पनिशमेंट टू विच द ऑफेंडर आर लाइबल अंडर द प्रोविजन इन दिस संहिता। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, अंडर दिस संहिता। इन्होंने कहा कि हम ये पनिशमेंट देंगे उन पर्सन को जो इस संहिता के अंदर आपका लाइबल है, ठीक है। हम किसी और संहिता की कोई बात नहीं कर रहे, किसी और एक्ट की हम कोई बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ BNS की बात कर रहे हैं। अगर कोई पर्सन आपका BNS के अंदर गिल्टी है, ठीक है, BNS उस पर अगर लागू होता है तो ये फॉलोइंग पनिशमेंट हम उसको दे सकते हैं। पहला डेथ, ठीक है, डेथ पेनल्टी हम उसको दे सकते हैं। बी पॉइंट है आपका लाइफ इम्प्रीजमेंट फॉर लाइफ। ओके, थर्ड है आपका इम्प्रीजमेंट,
सिंपल कारावास, ये आजीवन कारावास सेकंड नंबर पॉइंट। थर्ड पॉइंट है आपका कारावास। कारावास कितने तरह का हो सकता है? 2 तरह का हो सकता है। कौन कौन से 2 तरह? कठोर कारावास और सिंपल सरल कारावास। ठीक है, कठोर कारावास वो होता है जिसके अंदर आपका हार्ड लेबर आता है, मतलब हम मजदूरी कराएंगे उससे। ओके, तो हार्ड लेबर कराएंगे तो वो होगा कठोर कारावास यानी रिगरस, और सिंपल सरल उसका कारावास। ठीक है। डी, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को जब्त कर लेना आपका एक और पनिशमेंट। ठीक है, फिर आती है पनिशमेंट फाइन। नॉर्मल उस पर क्या बोलते हैं, उसको जुर्माना लगाना। ठीक है, फाइन देना। एंड लास्ट कम्युनिटी सर्विसेज। कम्युनिटी सर्विसेज आपकी बीएनएस में ऐड ऑन हुई है, इससे पहले ये आपकी आईपीसी में नहीं थी। जब 2023 का एक्ट भारतीय न्याय संहिता हमने लिया तब हमने ये इसके अंदर आपके ऐड की पनिशमेंट। ठीक है, तो अब इसकी टोटल कितनी पनिशमेंट्स होगी आपके? 1 2 3 4 5 6 पनिशमेंट्स आपकी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए प्री एग्ज़ाम में कि बीएनएस में आपको कितनी पनिशमेंट डिफाइन है, तो आपको 6 तरह की पनिशमेंट डिफाइन है। ठीक है, डेथ, इम्प्रीजमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रीजमेंट, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, फाइन और कम्युनिटी सर्विसेज। ये स्टूडेंट आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। हाँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। सबसे हाई पनिशमेंट, फिर कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम और उससे कम। ठीक है, इसके नेचर की बात करें तो डेथ पेनल्टी का नेचर हमें पता है बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, पनिशमेंट के मामले में ऐसी इम्प्रीजमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रीजमेंट, रिग्रेस, सिंपल, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, फाइन और कम्युनिटी सर्विसेज। ओके, नाउ अब हम देखते हैं डिटेल में कि हमारा डेथ पेनल्टी क्या होती है और कम्युनिटी सर्विसेज क्या है। ठीक है, हम इसे अब डिटेल में देखेंगे। ये तो हमने बेरेक्टिव लैंग्वेज पढ़ ली। अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर, अगर हम सेक्शन नंबर 53 ऑफ इंडियन पिनल कोड, अगर हम सेक्शन 53 जो पुराना आपका इंडियन पिनल कोड है उसकी बात करते हैं, तो हमारे पास वहाँ पे 5 तरह की सज़ा थी। ठीक है, 5 तरह की हमारे पास पनिशमेंट थी। उस टाइम स्टूडेंट हमारे एक और हुआ करता है पनिशमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, जो कि हमारी 1 जनवरी 1956 से पहले हुआ करती थी। ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या था? ट्रांसपोर्टेशन का मतलब था देश निकाला। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब था आपका देश निकाला। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ देश निकाला। पहले क्या होता था स्टूडेंट, हमारे जो इंडियंस थे, ठीक है, जब हमारे यहाँ पे ब्रिटेन रूल था तब जो हमारे इंडियंस थे उनके मन में एक ऐसा था कि अगर हमने समुद्र क्रॉस कर लिया, ओशियन सी को अगर हम क्रॉस कर लेते हैं, ठीक है, तो दोबारा हम अपने देश में नहीं आ सकते। ऐसे करके एक माइंड में उनके सबके एसेट था। ठीक है, तो इसलिए उस टाइम क्या हुआ, उन्होंने जो ब्रिटेन थी आपके, उन्होंने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में आपके बनाया एक जेल। ठीक है, तो वो क्या करते थे, वो इंडिया से जो लोग होते थे उनको भेज देते थे इस जेल के अंदर, जिसे आपका कहा जाता था काला पानी की सज़ा। काला पानी की सज़ा हमने सुना होगा, काला पानी की सज़ा। तो वो क्या करते थे, वो यहाँ पे देखिए आपको पता है यहाँ पे क्या था, बे ऑफ बंगाल आते। ठीक है, बे ऑफ बंगाल करके इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने एक सी को क्रॉस कर लिया। तो ये वाली सज़ा को हम क्या कहते थे, देश निकाले या ट्रांसपोर्टेशन की सज़ा। इसके अंदर क्या था, इंडिया से पीपलों को इस अंडमान एंड निकोबार की जेल में भेज दिया जाता था काला पानी सज़ा के लिए। ठीक है, इस सज़ा को हम कहते थे ट्रांसपोर्टेशन की सज़ा। ओके, जिसे 1 जनवरी 1956 के अंदर क्या कर दिया गया, हटा दिया गया आपका। ठीक है, और 1955 के अमेंडमेंट के अंदर तो आपके पास इस आईपीसी के अंदर 5 प्रकार की सज़ा ही रहेगी थी। कौन सी? डेथ, आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रीजमेंट, फाइन और फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, ये 5 तरह की सज़ा की रहेगी थी। लेकिन जब हमने बीएनएस ऐड किया, भारतीय न्याय संहिता हमने ऐड की, तो हमने एक और नई सर्विस आपकी इसके अंदर इंक्लूड की, जो थी आपकी कम्युनिटी सर्विसेज। कम्युनिटी सर्विसेज, ठीक है, सामुदायिक सेवा। सामुदायिक सेवा से आप क्या समझते हैं? अगर हम सामुदायिक सेवा की बात करते हैं तो स्टूडेंट आपकी बीएनएस की अगर मैं बात करूं तो ऐसा कहीं पे भी आपके कम्युनिटी सर्विसेज के बारे में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, ये नहीं बताया हुआ कि कम्युनिटी सर्विसेज हम किसको मानेंगे। लेकिन जब हम देखते हैं अपना बीएनएसएस,
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जब हम देखते हैं तो हम वहाँ देखते हैं कि हमें वहाँ पे आपके कम्युनिटी सर्विसेज की डेफिनेशन दी हुई है। ओके, तो वहाँ से हम डेफिनेशंस को भी ले सकते हैं। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि हमारी सामुदायिक सेवा कम्युनिटी सर्विसेज क्या होती है। ओके, ये भी आपका मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन है, कम्युनिटी सर्विसेज। अभी तक ये क्वेश्चन आपके मेंस में नहीं आया है, तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपका मेंस में आ सकता है, ठीक है। और ऐसे राइटिंग में भी आपसे ये पूछा जा सकता है कि कम्युनिटी सर्विसेज क्या होती है। तो हम देखते हैं पहले इंट्रोडक्शन की हम बात करते हैं कि कम्युनिटी सर्विसेज फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, हमें पता है ये पनिशमेंट का एक प्रकार है जो कि क्या कहता है, ऑफेंडर्स टू प्रूव अनपेड वर्क फॉर द बेनिफिट। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम अपराधियों से काम कराते हैं बिना पैसों की, ठीक है। हम उनसे कोई सामाजिक सेवा कराएंगे जिनके बदले हम उन्हें पैसे नहीं देंगे, ठीक है। कम्युनिटी सर्विस एज अ फॉर्म ऑफ द पनिशमेंट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द बीएनएस, और ये पहली बार आपके भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंदर पहली बार इसे इंक्लूड किया गया था। स्टूडेंट इस पनिशमेंट्स को इंक्लूड करने की बात तो काफ़ी टाइम से चल रही थी, लेकिन हमने क्या किया, हमने बीएनएस के अंदर इसको इंक्लूड किया है, ठीक है। द रिप्रेजेंट्स ए शिफ्ट टूवर्ड रिस्टोरेटिव जस्टिस। इससे क्या होगा, इससे हम जस्टिस को रिस्टोर कर सकेंगे। हम रिहैबिलिटेशन और रीइंटीग्रेशन का क्या कर सकते हैं, कार्य चला सकते हैं ऑफेंडर पर, ठीक है। हम इससे क्या करेंगे, ऑफेंडर को दोबारा सोसाइटी में हम उसको रिहैबिलिटेट कर सकेंगे। जब हम उससे सामाजिक कार्य कराएंगे, ठीक है, तो वो एक तरह से हमारे समाज से जुड़ेगा और वह समाज के अंदर दोबारा रिहैबिलिटेट और रीइंटीग्रेट कर सकेगा, ठीक है। ऑफेंडर इंक्लूड इन माइनर ऑफेंस, कि जो अपराधी है जिन्होंने कि ऐसी कार्य की है, जिन्होंने की है आपके माइनर एक्ट्स किए हैं, ऑफेंस किए हैं। ऐसा अपराधी जिसने आपका माइनर ऑफेंस किया है, छोटे मोटे उसने अपराध किए हैं, ठीक है, तो हम उस पर्सन को क्या दे सकते हैं, हम उसको कम्युनिटी सर्विस दे सकते हैं। आगे जब हम बेर एक्ट पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि किस पनिशमेंट के लिए हम कम्युनिटी सर्विस दे सकते हैं और किस पनिशमेंट के लिए हम कम्युनिटी सर्विस आपके नहीं देते। ओके, सामुदायिक सेवा एक प्रकार की सज़ा है जिसमें अपराधियों को अपनी सज़ा के हिस्से के रूप में समुदाय के हित में अवैतनिक कार्य करना अनिवार्य होता है, ठीक है। अवैतनिक, आपको कोई पैसा नहीं दिया जाएगा ऐसे कार्यों के लिए और आपसे सेवाएं ली जाएगी। सामुदायिक सेवा को सजा के रूप में पहली बार भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत शामिल किया गया है बीएनएस में। यह स्थापनात्मक न्याय की दिशा में एक बदलाव को दर्शाता है जो केवल दंडात्मक उपायों के बजाय अपराधियों के पुनर्वास और समाज में पुनः एकीकरण पर जोर करता है, ठीक है। छोटे मोटे अपराधों में शामिल अपराधी समुदाय सेवा का उनको क्या दिया जाएगा, सामुदायिक सेवा उनसे ली जाएगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है आपका स्टूडेंट, इसका ऑब्जेक्ट यही है कि हम होल्ड ऑफेंडर अकाउंटेबल फॉर देयर ऑफेंसिव एक्ट। इससे क्या होगा, इससे ऑफेंडर अपने कार्य के लिए जवाबदारी रहेगा। प्रोवाइड अ मीन्स फॉर ऑफेंडर टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी, इससे वह क्या कर सकता है, कंट्रीब्यूट सोसाइटी के अंदर वो क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। रिड्यूस द बर्डन ऑन द प्रिजन सिस्टम, इससे होगा कि आपके जो जेल का सिस्टम है उसका बर्डन कम होगा। सबको जेल में डालने से क्या होता है, जेल का बर्डन बढ़ जाता है। लेकिन जब हमने कम्युनिटी सर्विस इंट्रोड्यूस की तो उससे ये हुआ कि हमें पर्सन्स को जेल में नहीं भेजना पड़ा, हम बाद भी उनको रिफॉर्म कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इससे जेल का जो बर्डन है वो कम हो जाएगा। प्रमोट द रिहैबिलिटेशन एंड री इंटीग्रेशन ऑफ द ऑफेंडर, इससे हम क्या कर सकते हैं, जो इनका पुनर्वास कर सकते हैं, ठीक है। ऑफेंडर्स का पुनर्वास और पुनः शामिल होने में बढ़ावा देंगे। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स एक बार वीडियो पॉज करके आप ये पढ़ लीजिए, ठीक है। जवाबदारी दे होंगे, योगदान दे सकते हैं, जेल व्यवस्था पर बोझ कम करेंगे और इससे क्या होगा, पुनर्वास और पुनः शामिल होने में बढ़ावा मिलेगा समाज में, ठीक है। क्या एलिजिबिलिटी है कम्युनिटी सर्विसेज की, मतलब कौन किन पर्सन को हम ये कम्युनिटी सर्विसेज आपके प्रोवाइड कराएंगे। पहला वो पर्सन जिसने कोई माइनर ऑफेंस किया है। आपको पता है कि जो आपका
फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, पहली बार उसने अपराध किया है और अपराध इतना कठोर नहीं है, ठीक है, उसका अपराध इतना नेचर में हराश नहीं है, तो हम उसे कम्युनिटी सर्विस आपके दे देते हैं। माइनर ऑफेंस किया है उसने, छोटा मोटा कोई अपराध किया है, नॉन वायलेंट क्राइम किया है, ज़्यादा कोई वायलेंस वाला क्राइम नहीं किया उसने, तो हम उस पर्सन को कम्युनिटी सर्विसेज आपकी दे देते हैं। दिस इंश्योर दैट पनिशमेंट इज प्रोपोर्शनेट टू द क्राइम। इससे पता लगता है कि हम वही पनिशमेंट दें जो आपके उस क्राइम के क्या है, प्रोपोर्शनेट है, ठीक है, जैसा क्राइम वैसी पनिशमेंट। ओके। जुडिशियल डिस्क्रिशन। स्टूडेंट, ये जो कम्युनिटी सर्विसेज देना है या नहीं देना है आपका, ये किसका है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द ऑफेंस के, ठीक है, कि जजेस देखेंगे कि क्या नेचर है ऑफेंस का और उसके अकॉर्डिंग हम उसको कम्युनिटी सर्विसेज आपकी प्रोवाइड कराएंगे। ओके। ड्यूरेशन एंड नेचर ऑफ सर्विस। क्या क्या आपका सर्विस का नेचर है, ड्यूरेशन है, हम बताएंगे, कोर्ट बताएगा कि क्या है आपका स्पेसिफिक इतने घंटे के लिए हमें काम करना है, इस नेचर का हमें काम करना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल, क्लीनिंग, सफाई, पब्लिक स्पेस को, ठीक है, पार्क, गलियाँ, ये सब हम साफ करा सकते हैं। वर्किंग विद नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे एनजीओ जो कि प्रॉफिटेबल नहीं होते, एनजीओ जो होते हैं आपके, ठीक है, जो बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए काम करते हैं, हम उनसे ऑफेंडर से वहाँ पे हेल्प करा सकते हैं। असिस्ट इन कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, और कोई भी कम्युनिटी का, समाज का जो डेवलपमेंट है, उनका कोई अगर प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसमें भी हम उनकी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट आपके क्या थे, कम्युनिटी सर्विसेज के एग्जाम्पल। ओके। फिर ये है आपके कि बीएनएस में अगर हम देखते हैं तो ये मामले हैं, बीएनएस की ये ऐसे मामले हैं, सेक्शंस है जिसके अंदर हमने क्या प्रोवाइड कराया, आपके कम्युनिटी सर्विसेज हम प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। इन मामलों में हम कम्युनिटी सर्विसेज देते हैं। तो आप इन सेक्शंस को याद कर लीजिए। पहला है आपका इन 6 ऑफेंस, ये 6 प्रकार के आपके अपराध हैं, ठीक है। पहला है आपका सेक्शन 202, सेक्शन 202 आपकी बात करता है कम्युनिटी सर्विस की। पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली एंगेज इन ट्रेड, कि ऐसा कोई मामला है आपका जिसके अंदर जो आपके पब्लिक सर्वेंट है, लोक सेवक है आपके, वो क्या कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं जो कि अनलॉफुल है, ठीक है, कोई ऐसा व्यापार कर रहे हैं जो अनलॉफुल है, तो हम ऐसे अपराधों के लिए कम्युनिटी सर्विसेज दे सकते हैं। नेक्स्ट आपका नॉन अपीयरेंस इन रिस्पॉन्स टू द प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 84 ऑफ बीएनएस। अगर हमने किसी को आपका बुलाया है, प्रोक्लेमेशन किया है, बुलावा दिया है और वह नहीं आता है, ठीक है, हमने क्या किया, प्रोक्लेमेशन दिया, बुलावा दिया और वह नहीं आ रहा है, नॉन अपीयरेंस हो रहा है सेक्शन 84 के अंदर बीएनएसएस की, तो हम क्या करेंगे, उसको कम्युनिटी सर्विसेज दे सकते हैं। सेक्शन 209 ये आपकी बात करता है, 209 आपकी ये बात करता है, ठीक है। सेक्शन 226 देखते हैं, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड टू कंपेल और रिस्ट्रेन एक्सरसाइज ऑफ लॉफुल पावर। इसके अंदर क्या हुआ कि किसी ने क्या किया, कमिट किया सुसाइड, ठीक है, ताकि वो क्या करा सके, ताकि वो किसी भी लॉफुल पावर से कोई काम करा सके, ठीक है। सरकार को बोले कि आप ये काम कीजिए नहीं तो मैं सुसाइड कर लूँगा, अटेम्प्ट टू सुसाइड उसने कर लिया सेक्शन 226 के अंदर, तो हम उसको कम्युनिटी सर्विसेज देंगे, ठीक है। बाकी पनिशमेंट भी स्टूडेंट इसमें इंक्लूड है, लेकिन हमने इन मामलों में कम्युनिटी सर्विस देने के प्रावधान को ऐड ऑन किया है। सेक्शन 303, जब हम चोरी की बात करते हैं तो आपका ये नया पॉइंट यहाँ पे ऐड ऑन हुआ है कि अगर किसी पर्सन ने चोरी की है, चोरी कैसे की है, 5,000 से कम तक की वस्तु की उसने चोरी की है और उसने ऐसी चोरी पहली बार की है, फर्स्ट टाइम की है, और उसने अब अपना जो चोरी का सामान था वो रिटर्न भी कर दिया। 5,000 से कम की चोरी की है, ठीक है, 5,000 से कम की चोरी की है, साथ में उसने वह सामान रिटर्न भी कर दिया और उसने फर्स्ट टाइम किया है, फर्स्ट टाइम उसने ऐसा ऑफेंस किया है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसे कम्युनिटी सर्विस दे सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन ये 303 के अंदर सब सेक्शन 2 ये आपका ऐड ऑन हुआ है न्यू, प्रीवियस आईपीसी में आपका ये नहीं था प्रोविज़न, ठीक है।
इसको यहाँ ऐड ऑन किया है, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है आपका ये, और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू में भी आप इसको लिख के आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है सेक्शन 355, मिसकंडक्ट इन पब्लिक बाय ड्रंक पर्सन। किसी ड्रंक पर्सन ने, ठीक है, अल्कोहल का कंजप्शन करके किसी पर्सन ने क्या किया, मिसकंडक्ट किया। ओके, नशे में उसने मिसकंडक्ट किया है, तो हम उसको कम्युनिटी सर्विसेज दे सकते हैं। नेक्स्ट, डिफॉर्मेशन, मानहानि का केस आप पढ़ते हैं 356(2). इसके अंदर भी क्या कर सकते हैं, हम डिफेमेशन लगा सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट ये आपके वो सेक्शंस हैं, ठीक है। इन सेक्शंस में हमने कम्युनिटी सर्विसेज का आपका क्या दिया है, पनिशमेंट इंक्लूड की है। ओके, अब स्टूडेंट इसमें कई जजमेंट्स हैं, ठीक है, जो कि आपकी कम्युनिटी सर्विसेज की बात करता है। कोर्ट डायरेक्ट द एक्यूज टू रेंडर कम्युनिटी सर्विस। इन मामलों में ये आया कि कोर्ट क्या कर रहे हैं, कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि आप कम्युनिटी सर्विसेज लगाएं, ठीक है। कम्युनिटी सर्विस आप देखेंगे कि 2023 में आया है, लेकिन ये मामले आपके 2023 से पहले के मामले हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमारे कोर्ट ने क्या दिया था, इन मामलों में हमारे कोर्ट ने आपको कम्युनिटी सर्विसेज दी थी। पहला है परवेज जेलानी शेख वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। द कोर्ट डायरेक्ट द एक्यूज टू रेंडर कम्युनिटी सर्विस एट BARC हॉस्पिटल। इसमें ये हुआ कि एक्यूज को कोर्ट ने कहा कि आप कम्युनिटी सर्विस दे इस हॉस्पिटल में, ठीक है। परवेज जिलानी शेख वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। फिर आता है सुनीता गंधर्वा वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। सुनीता गंधर्वा वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2020 का केस है। द कोर्ट हेल्ड दैट एज पर सेक्शन 437(3) ऑफ द क्रिमिनल कोड, ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट कैन इम्पोज एनी अदर कंडीशन इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस ओवर एक्यूज्ड बाय वे ऑफ कम्युनिटी सर्विस एंड अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेटिव मेजर्स। इनमें कहा कि जो कोर्ट है वह अगर चाहे तो वह कम्युनिटी सर्विसेज की पनिशमेंट भी लगा सकता है, और उस कम्युनिटी सर्विस के साथ वह कोई और कंडीशन भी ऐड ऑन कर सकता है। ओके, फिर आपका मामला आता है मनोज कुमार वर्सेस स्टेट, दिल्ली का मामला है 2022 का। द कोर्ट डायरेक्ट द एक्यूज टू डू कम्युनिटी सर्विस एट लोक नायक जल प्रकाश नारायण हॉस्पिटल। इसके अंदर इन्होंने कहा कि आप सैटरडे एंड संडे 1 मंथ के लिए वहाँ पे अपनी कम्युनिटी सर्विसेज आप दीजिए। ओके, तो हमने स्टूडेंट देखा अभी कम्युनिटी सर्विसेज का क्या क्या होता है, कैसे कैसे ऐड ऑन हुआ। मेन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है ये, ठीक है। और प्री में अगर आपसे पूछा जाए तो आपको वो सेक्शन याद करने हैं कि कौन कौन से सेक्शन में हमने कम्युनिटी सर्विस का आपका ऐड ऑन किया था। फिर आपका आता है डेथ पेनल्टी। स्टूडेंट हमें पता है कि हम डायरेक्टली डेथ पेनल्टी नहीं दे सकते आपको, हम डेथ पेनल्टी उन्हीं मामलों में देंगे जब मामला आपका रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस का है, मतलब गंभीर से गंभीर अगर कोई मामला है, ठीक है, ऐसा कोई ऑफेंस हुआ है जो बहुत ही ज़्यादा गंभीर नेचर का है, बहुत ही ज़्यादा रेयर नेचर का है, तो हम उस मामले में ही आपका डेथ पेनल्टी देंगे, ठीक है, अन्यथा हम आपको डेथ पेनल्टी नहीं देंगे। तो स्टूडेंट अगर आपसे प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर क्वेश्चन आता है तो आपसे वो सेक्शन पूछे जाएंगे कि जिसमें डेथ पेनल्टी आपकी दी हुई है। अगर हम बात करते हैं BNS के प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, तो स्टूडेंट मेनली क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, आपसे अगर पूछेंगे कोई भी पनिशमेंट का क्वेश्चन अगर आपसे पूछेंगे तो मेनली क्वेश्चन आपसे वही पूछे जाते हैं जिसमें डेथ पेनल्टी आपकी इंक्लूड होती है, ठीक है। मेनली आपसे वही सेक्शन पूछते हैं जिसमें डेथ पेनल्टी आपकी इंक्लूड होती है, ठीक है। कम से कम आपको ये तो पता होना चाहिए कि किन किन सेक्शन में आपकी डेथ पेनल्टी दी हुई है। पहला है आपका स्टूडेंट ये BNS के सेक्शन से आप लिखे हुए हैं। ओके, पहला है आपका वेजिंग वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर हमने भारत सरकार के खिलाफ ही कोई युद्ध कर दिया, ठीक है, हमने कोई युद्ध छेड़ दिया, वार छेड़ दी जो कि भारत सरकार के खिलाफ है, तो वो हम उसको डेथ पेनल्टी हमें मिलेगी। ओके, फिर है अबेटिंग म्यूटनी एंड इट्स एक्चुअली बीइंग कमिटेड। हमने किसी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के पर्सन को भड़काया कि वह क्या कर दे, म्यूटनी कर दे, ठीक है, कि वह देश के खिलाफ कोई मतलब देश के खिलाफ कोई एक्शन ले, ठीक है, हमने उनको भड़काया कि वह अपने ही बटालियन आर्मी के खिलाफ हो जाए, म्यूटनी कर दे, तो ऐसे मामले सेक्शन नंबर 160 में आते हैं। इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, आपको
डेथ पेनल्टी दी जाती है अगर हमने किसी को उकसाया है तो। ओके, फिर आपका आता है गिविंग ऑफ फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस अपॉन विच एन इनोसेंट पर्सन सफर डेथ पेनल्टी। ठीक है, अगर हमने कोई ऐसा फैब्रिकेट या फिर फॉल्स एविडेंस दिया है जिसके कारण किसी निर्दोष को सज़ा मिल रही है, सज़ा कैसे मिल रही है, डेथ पेनल्टी मिल रही है, मृत्यु दंड अगर किसी पर्सन को मिल रहा है जो कि इनोसेंट है, तो जिस पर्सन ने फॉल्स एविडेंस और फैब्रिकेटिंग एविडेंस दी है उन्हें क्या मिलेगी, उन्हें मिलेगी अब डेथ पेनल्टी। ओके, सेक्शन 230। नेक्स्ट, थ्रेटिंग एनी पर्सन टू गिव फॉल्स एविडेंस रिजल्टिंग इन कन्विक्टेड। सेम ही बात है, पहले में हम खुद दे रहे हैं, इसमें हम धमका रहे हैं किसी को। अगर हम धमकाते भी है किसी पर्सन को कि आप क्या करें, आप दे ऐसे फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस जिसके कारण क्या हो, जिसके कारण किसी निर्दोष को सज़ा मिले, मृत्यु दंड की सज़ा मिले, तो अब जो पर्सन धमका रहा है उसको भी सेक्शन 232 के अंदर आपकी डेथ पेनल्टी दी जाएगी। ओके, फिर मर्डर, ये तो आपको याद ही होगा सेक्शन 103। मर्डर का जो मामला होता है, ठीक है, अगर हमने किसी की मृत्यु कारित की है तो हमें भी अब क्या मिलेगी, हमें भी अब मृत्युदंड मिलेगा। ओके, नेक्स्ट, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर हमने किसी को उकसाया है, उकसाया भी किसको, किसी बच्चे को, माइनर को, किसी इंसेन डेलीरियस को, ठीक है, दिमागी रूप से जो मतलब बुद्धिचरित व्यक्ति है उसको हमने क्या किया, उकसाया, इडियट है कोई, उसको कोई पर्सन अगर नशे में है, इंटॉक्सिकेशन में है, अगर हमने उनको उकसा के उनसे सुसाइड कमिट करा दी, ठीक है, तो अब हमें सज़ा मिलेगी सेक्शन 107 के अंदर डेथ पेनल्टी की। ओके, नेक्स्ट, अटेम्प्ट टू मर्डर बाय अ पर्सन अंडर सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ इफ हर्ट कॉज इन सच अटेम्प्ट। अगर हमने किसी का क्या किया, हमने अटेम्प्ट किया मर्डर का, ठीक है, अंडर सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, और जिसकी सज़ा क्या थी, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, लेकिन अगर उसमें हर्ट हो गया, उस पर्सन को अटेम्प्ट हो गया, हर्ट हो गया उस पर्सन को, तो अब हमें दी जाएगी डेथ पेनल्टी की सज़ा। ओके, अब हमें दी जाएगी डेथ पेनल्टी की सज़ा। नेक्स्ट, किडनैपिंग फॉर रैंसम। अगर हमने किसी को फिरौती के लिए किडनैप किया किसके लिए, फिरौती के लिए, रैंसम के लिए, तो सेक्शन 139 के अंदर हमें मिलेगी डेथ पेनल्टी। ओके, नेक्स्ट, रेप केस, जो आपके रेप केस होते हैं, और वो भी जो 66, 65 टू 72 और 71 में जो आपके फॉल करते हैं, इन मामलों में आपको डेथ पेनल्टी दी जाती है। ओके स्टूडेंट, आने वाले सेक्शंस में हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसा आप नोट्स बना लीजिए, याद करते रहें साथ साथ इनको, ठीक है। डकैती, और अगर डकैती हुई है, ठीक है, साथ में मर्डर हो गया, डकैती करते करते किसका मर्डर हो गया है, 310(3) के अंदर अब क्या मिलेगी, डेथ पेनल्टी आपकी दी जाएगी। ओके, इतना डिफिकल्ट नहीं है समझना, ठीक है, आसान टॉपिक है, आप आसानी से समझ सकते हैं। हाँ, इसे आप 2-3 बार देखें, ठीक है, तो ताकि आपको ये याद रह जाए। ओके, याद करने में टाइम लगता है, लो स्टूडेंट हो आपको समझने में कोई टाइम नहीं लगता, आराम से समझिए, इतने डिफ़िकल्ट बेयरक्स नहीं है, ठीक है, आसान है, एक बार ध्यान से समझ लीजिए ताकि बार बार इनको आपको समझना ना पड़े, और इनको जितना आप याद करेंगे, जितना इनको रिपीट सुनेंगे करेंगे, तो आपको याद हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। इनके स्टूडेंट केस आते हैं डेथ पेनल्टी से रिलेटेड, हमने इससे मेंस का एक क्वेश्चन भी आपका यूट्यूब चैनल पे आपको डिस्कस किया है, ठीक है, मेंस का क्वेश्चन आपका कि डेथ पेनल्टी कब मिलती है, उसके अंदर भी हमने ये मामले देखे हैं। पहला मामला है आपका बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। स्टूडेंट, डेथ पेनल्टी का चाहे आप कोई मामला याद रखें, लेकिन आपको ये मामला तो बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना ही होता है। बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 का केस, इसमें कहा गया कि डेथ पेनल्टी उन्हीं मामलों में दी जाएगी जहाँ पे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, ठीक है। हमने इनके अंदर कुछ कुछ क्राइटेरिया दिया कि किसे हम रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में मानेंगे। नेक्स्ट आपका मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1983 का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें क्या करना चाहिए, एक बैलेंस बना कर रखना चाहिए। जब हम किसी को डेथ पेनल्टी दें तब हम देखेंगे कि क्या सर्कमस्टांस रहे थे, ठीक है।
हम जितने भी सर्कमस्टांस थे उनको पूरा महत्व देंगे और उनको बैलेंस ना करेंगे और तभी हम किसी को डेथ पेनल्टी देंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका अंसद वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। अंसद वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 1994 का केस। द मैनर इन द क्राइम वाज कमिटेड, द वेपन यूज्ड एंड द ब्रूटैलिटी ऑफ द लेक ऑफ इट्स आर द सम कंसिडरेशन। हम क्या मानेंगे, कैसे मानेंगे कि जो हमारा केस है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। तो एक मामला आया अंसद का जिसके अंदर कहा गया कि हम देखेंगे कि कैसा कौन सा वेपन हमने यूज़ किया है, कितने गहरे हमने घाव दिए है, ब्रूटैलिटी हुई है उसके पर्सन के साथ, ठीक है, और बाकी कंसिडरेशंस को हम भी देखेंगे। ओके, फिर आपका मामला आता है पंची वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1998 का, जिसके अंदर हमने कहा कि सिर्फ हम ब्रूटैलिटी नहीं देखेंगे, हम बाकी चीज़ें भी देखेंगे कि वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आ रही है या नहीं आ रही। ओके, तो स्टूडेंट ये आपकी डेथ पेनल्टी से रिलेटेड 4 केस थे। फिर हमारा आता है लाइफ इम्प्रिजमेंट। लाइफ इम्प्रिजमेंट से आप क्या समझते हैं, आजीवन कारावास। लाइफ इम्प्रिजमेंट मतलब आजीवन कारावास, इसका क्या होता है, हम नॉर्मली समझते हैं कि आजीवन कारावास है तो कितनी सज़ा दी जाएगी। आजीवन कारावास मतलब कितना कारावास, इसके लिए आपका एक केस आता है गोपाल विनायक गोडसे वर्सेस स्टेट, ठीक है, गोपाल विनायक गोडसे वर्सेस स्टेट 1961 का मामला, जिसमें ये कहा गया कि जो आपका आजीवन कारावास है वो मामला है आपका इम्प्रिजमेंट डैट कंटिन्यू टिल द लाइफ, कि जब तक वह पर्सन जीवित है तब तक उसको क्या रखा जाएगा, कारावास में रखा जाएगा, ठीक है, जब तक उसकी मृत्यु कालिक नहीं हो जाती, नेचुरल उसकी डेथ नहीं हो जाती, तब तक हम मान के चलेंगे कि वह आजीवन कारावास वह भोगेगा। ओके, वह कारावास जो दोषी के जीवन भर चलता है, इससे कम कुछ नहीं। आजीवन कारावास की सजा पाने वाले आरोपी को अपने शेष जीवन के लिए जेल में ही रहना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपका मामला आते हैं 2, एमडी मुन्ना एंड कार्तिक विश्वास, ठीक है, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005, केएम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1962। इसमें कहा गया कि जो आपका इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है, आजीवन कारावास है, वह आपका एक कठोर प्रकार का कारावास है, ठीक है, कठोर कारावास ये आपका है। ओके, अब स्टूडेंट हमने देखा सेक्शन नंबर 4 जिसमें हमने डेथ पेनल्टी का डिस्कस किया कम्प्लीटली, कम्युनिटी सर्विस को हमने डिटेल में देखा, लाइफ इम्प्रिजमेंट की हमने क्या देखे केस लॉस देखे, ठीक है। अब हम अपने बेल एक्ट को रीड ऑन करते हैं। आगे वाले सेक्शन स्टूडेंट बहुत नॉर्मल है, हम जल्दी जल्दी इसको कवर कर लेंगे, समझने जैसी ज़्यादा कोई बात नहीं है, ठीक है। नॉर्मल मैं आपको समझाती रहती हूँ और फटाफट हम इसको सेशन को आज का खत्म कर लेते हैं। ओके, जो मेन टॉपिक था वो मैंने आपको समझा दिए। निकालिए स्टूडेंट सेक्शन नंबर 5 कम्युनिटी सर्विस, कम्युनिटेशन ऑफ सेंटेंस, धारा 5 जो कि आपकी बात करते हैं सज़ा की कमी, सज़ा को कम कैसे करेंगे, ठीक है, सज़ा की कमी, सज़ा में कमी। इसमें कहा गया कि पहला क्वेश्चन आता है कि कौन सज़ा कम कर सकता है, क्या पार्लियामेंट कर सकती है सज़ा कम, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, क्या जज के पास पावर है। ये अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो हमारे पास लिखा हुआ है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। जो हमारी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, जो कि हमने डेफिनेशन में देखी थी कि जब हम केंद्र की बात करते हैं तब केंद्र सरकार, अन्यथा राज्य सरकार, ठीक है। तो जो आपकी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वह क्या करेगी, वह सज़ा कम कर सकती है, लेकिन सज़ा कम करने के लिए उसे ऑफेंडर की सहमति की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऑफेंडर चाहे 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 ना चाहे, अगर सरकार चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है तो हम उसकी सज़ा कम कर सकते हैं। अपराधी के चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता, ठीक है। और इसी रिलेटेड सेक्शन है आपका सेक्शन 474 ऑफ BNSS। जब हम BNSS की बात करते हैं 474 की, तो वहाँ पे भी सेम बात लिखी हुई है आपकी कि कौन सज़ा कम कर सकता है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आपकी सज़ा को कम कर सकता है। इसमें लिखा हुआ है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या है आपकी, जब हम यूनियन की बात करते हैं तो केंद्र सरकार, ठीक है, जब हम केंद्र की बात करते हैं तब केंद्र सरकार, बाकी मामलों में स्टेट गवर्नमेंट आपकी इंक्लूड होगी। ओके, मामले अगर आपकी यूनियन से रिलेटेड है तो केंद्र सरकार, और मामले अगर आपके राज्य से रिलेटेड है तो राज्य सरकार। कोई डाउट?
ओके, नेक्स्ट सेक्शन नंबर 6 बात करें फ्रैक्शन फॉर टर्म ऑफ पनिशमेंट। इन्होंने कहा कि हम इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ की अगर हम आपको सज़ा देते हैं, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ की अगर हम सज़ा मांगते हैं तो हम उसका फ्रैक्शन क्या निकालेंगे। जैसे हमने देखते हैं आगे आप देखोगे कि जब हम फ़ाइन इम्पोज करते हैं तब हम क्या करते हैं, या फ़ाइन इम्पोज करते हैं, फ़ाइन नहीं देते तो 1/4 का उसको मतलब जितनी उसकी टोटल से जाते हैं उसको 1/4 उसका करना पड़ता है, ठीक है, इम्प्रिजमेंट। अगर फ़ाइन नहीं देते तो 1/4 जितनी भी सज़ा होती है उसका हम 1/4 देते हैं उसको, ठीक है। और वैसे अगर किसी पर्सन ने अटैम्प्ट किया है, सज़ा नहीं की है लेकिन उसने अटैम्प्ट किया, तो हम वहाँ पे हाफ पनिशमेंट देते हैं, टोटल जितना भी उसका होता है, ठीक है, टोटल जितने भी ऑफेंस की सज़ा होती है उसकी हाफ करते हैं। लेकिन अगर ऑफेंस की सज़ा आपकी इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है, आजीवन कारावास है, तो हम क्या करेंगे। हमें तो नहीं पता ये व्यक्ति कितने साल जिएगा, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, हमें नहीं पता ये व्यक्ति कितने साल जिएगा कि हम उसकी सज़ा को हाफ कर दें, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया, इसलिए हमने कहा कि जहाँ पे भी हमें ज़रूरत पड़े आजीवन कारावास का हाफ करना या 1/4 करने की, तो हम मान के चलेंगे आजीवन कारावास 20 ईयर्स का। ऐसे हम पढ़ के आए थे ऊपर गोपाल केस में, कि गोपाल केस में कहा गया कि इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ आपका आजीवन कारावास है, जब तक पर्सन की डेथ नहीं हो जाती तब तक वह रहेगा जेल में। लेकिन जब हम इसका फ्रैक्शन निकालते हैं तब उस मामलों में, सिर्फ उस मामलों में हम मान के चलते हैं कि हमारी आजीवन कारावास कितना है, 20 साल का, ठीक है, 20 ईयर्स का। ओके, सेक्शन नंबर 7 कहता है कि जो आपकी स्टूडेंट, मैं आपको फटाफट पढ़ा रही हूँ, आप वीडियो पोस्ट करके इसे पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपके पास अगर बेयर एक्ट है तो बेयर एक्ट भी आप देख सकते हैं, ठीक है, साथ साथ। सेक्शन नंबर 7 कहता है कि जो आपकी सज़ा दी जाएगी, सेंटेंस जो भी आपको दिया जाएगा वो कैसा हो सकता है, वो या तो कठोर हो सकता है या सिंपल हो सकता है, ठीक है। या तो वो संपूर्ण पूरा पूरा कठोर देगा या पूरा पूरा सिंपल होगा, या फिर कुछ साल हमने कठोर सज़ा दे दी और कुछ टाइम के लिए हमने सिंपल सज़ा दे दी, ऐसे भी हो सकता है। कि या तो वो होली पूरा का पूरा संपूर्ण कठोर होगा या होली पूरा का पूरा सिंपल होगा, ठीक है। या फिर वो कुछ कठोर हो सकता है, कुछ सिंपल हो सकता है, कोई नहीं है। और ये देगा कौन, कॉम्पिटेंट ऑफ द कोर्ट देखेगा। जो भी कोर्ट सज़ा देने के लिए कॉम्पिटेंट है वो कोर्ट देखेगा कि जो पर्सन को इम्प्रिजनमेंट मिल रहा है उसका नेचर कैसा होगा, क्या वो कठोर होगा, क्या वो सरल होगा, या कठोर और सरल दोनों होगा, ठीक है। कोई डाउट? ओके, आगे चलते हैं। सेक्शन नंबर 7 की हमने बात कर ली। 5 ने बताया कि सज़ा कम की जा सकती है। 6 ने बताया कि इम्प्रीजमेंट 20 ईयर्स का होगा, लाइफ इम्प्रीजमेंट, ठीक है, जहाँ पे हमें फ्रैक्शन निकालना है वहाँ पे। 7 कहता है कि कुछ आंशिक रूप से कठोर हो सकती है और या पूरी तरह से कठोर या साधारण हो सकती है, ठीक है। सेक्शन नंबर 8 आपका बहुत बड़ा सेक्शन है, इंपॉर्टेंट है ये। अमाउंट ऑफ फाइन लाइबल इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट फाइन। स्टूडेंट, हमने लगाया पनिशमेंट किसी पे फाइन का कि आप क्या करें, फाइन दें, ठीक है। अब वह पर्सन फाइन में देने से डिफॉल्ट कर रहा है। अगर फाइन नहीं दे रहा है तो अब हम उसको कारावास में भेजेंगे। तो अब हम देखेंगे कि कितना कितना कारावास दिया जाएगा अगर उसने फाइन नहीं दिया तो, ठीक है। फाइन पेमेंट सिर्फ फाइन की पेमेंट की थी, हमने कारावास नहीं दिया था, ये चलो कारावास प्लस फाइन दिया। उसने फाइन की पेमेंट नहीं की, अब फाइन वो नहीं दे पा रहा है या नहीं दे रहा है, तो हम उससे फाइन ना मांग के उसको अब कारावास दे देंगे। तो कितना कारावास हम देंगे। तो सब सेक्शन 1 कहता है, 8 का 1 आपको कहता है कि जितना आपने फाइन लगाया है वो फाइन हमेशा आपका कैसा होना चाहिए, भले ही वो अनलिमिटेड हो, हमने कुछ नहीं बताया कि कितना फाइन लगाओ आप, ठीक है, आपकी मर्जी है चाहे आप कितना फाइन लगाओ, लेकिन वो आपका एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। मतलब देखो, एक व्यक्ति है, उस पर इतना बर्डन नहीं होना चाहिए कि वह वो फाइन चुका ही ना पाए, ठीक है। अगर किसी पर्सन के मंथली इनकम अगर 5,000 रुपये है और हम उस पर 20-30 हज़ार का जुर्माना लगाते हैं तो ये उस पर्सन के लिए तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कमाना, जुर्माना देना, फाइन देना, ठीक है। तो हमें फाइन ऐसा देना है कि जो उस पर्सन पे क्या ना हो, अत्यधिक ना हो, ठीक है, एक्सेसिव ना हो। जुर्माना चाहे हम कितना भी लगा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। अगर मान लो कोई अमीर पर्सन है जिसकी मंथली इनकम ही आपकी 1 करोड़ 2 करोड़ है, ठीक है, तो हम उस पर अनलिमिटेड कितना भी फाइन लगा सकते हैं, ठीक है। फाइन हमारे लगाने पे कोई बाउंडेशन, लेकिन हम देखेंगे व्यक्ति दर व्यक्ति पे कि इतना फाइन ना लगा दे कि वह अत्यधिक हो जाए। ओके, तो ये लाइन आपकी इंपॉर्टेंट होती है, ये लाइन आपकी प्री में आती है, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपके होते हैं जो स्टूडेंट जो प्री में पूछे जाते हैं आपसे,
और इनमें ही थोड़ा बहुत चेंज करके वो दे देते हैं, जिससे आप वहाँ पे डाउट में आ जाते हैं। ओके, अनलिमिटेड एंड नॉट एक्सेसिव। ओके, नेक्स्ट सबसेक्शन 2 कहता है इन एवरी केस ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट एज वेल एज फाइन इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस टू फाइन वेदर विद और विदाउट इम्प्रिजमेंट पनिशमेंट with imprisonment or fine or with fine only in which the offender is sentenced to be fined, it is competent to court which the sentence of offender to correct the sentence. In default of payment fine, the offender shall suffer imprisonment. वही बात जो मैंने आपको बताई, the offender shall suffer imprisonment for a certain term in which the imprisonment shall be accessed to by another. इन्होंने कहा कि अगर आपने क्या नहीं किया है, हमने आपको सजा दी, पनिशमेंट दी फाइन की, कि हम आपको फाइन देंगे, या फिर हमने आपको पनिशमेंट दी फाइन प्लस इम्प्रिजमेंट की, ठीक है, या तो फाइन इम्प्रिजमेंट या सिर्फ फाइन की हमने आपको सजा दी। अब आप फाइन नहीं दे पा रहे हैं, तो अब हम आपको फाइन के बदले कारावास या इम्प्रिजमेंट दे देंगे। ओके, और ऐसी इम्प्रिजमेंट आपकी क्या होगी, कॉम्यूटेशन कर सकते हैं। ऐसी पनिशमेंट का हम क्या कर सकते हैं, कमी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैंने पनिशमेंट दी किसी व्यक्ति को कि उसने फ़ाइन नहीं दिया, मैंने कहा कि आपने फ़ाइन नहीं दिया तो आपको 3 मंथ की इम्प्रिजमेंट कारावास दे देते हैं। 3 मंथ होने से पहले 1-1.5 मंथ हुआ उसको इम्प्रिजमेंट निकाले और उसने फ़ाइन आके पे कर दिया, तो अब आगे वाले 1.5 मंथ के लिए तो हम उसको सज़ा नहीं देंगे ना, क्योंकि उसने फ़ाइन दे दिया है। फ़ाइन ना देने के लिए हमने उसको 3 मंथ की सज़ा दी थी, तो उसने 1.5 मंथ में ही फ़ाइन दे दिया, तो अब आने वाला जो 1.5 मंथ है उसका 1.5 मंथ है, हम उसके लिए उसको इम्प्रिजमेंट नहीं देंगे, तो हम उसकी सज़ा में क्या कर देंगे, कॉम्यूटेशन कर देंगे। ओके, ये इम्पोर्टेंट। द टर्म फॉर विच कोर्ट डायरेक्ट द ऑफेंडर्स टू बी इम्प्रिजमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन शैल नॉट एक्सीड 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ द इम्प्रिजमेंट विच द मैक्सिमम टाइम फॉर द ऑफेंस। इन्होंने कहा कि अगर किसी भी ऑफेंस के लिए व्यक्ति को सज़ा मिल रही है, ठीक है, उसका हम क्या करेंगे, 1/4 ऑफ मैक्सिमम ऑफेंस देंगे, पनिशमेंट देंगे। मतलब एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं थेफ्ट का, चोरी का, कि किसी व्यक्ति ने क्या किया, थेफ्ट की, चोरी की, ठीक है, तो मैंने उसको सज़ा दी, थेफ्ट की सज़ा आपको मिलती 3 साल की, ठीक है, 3 ईयर्स की मैक्सिमम सज़ा होती है, मैक्सिमम 3 साल की मैक्सिमम सज़ा होती है थेफ्ट की, ठीक है। तो हमने उसको पनिशमेंट दी कि सर कि आपको सज़ा मिल रही है 2 ईयर्स की सज़ा प्लस 20,000 का जुर्माना, ठीक है, चोरी की उसने हमने ये सज़ा दी उसको कि 2 ईयर्स की सज़ा प्लस 20,000 का जुर्माना। अब वह व्यक्ति क्या कर रहा है, उस व्यक्ति अभी 20,000 रुपीज़ को पे नहीं कर रहा है, हम उस व्यक्ति ने उसकी पेमेंट नहीं की, तो हमने क्या कहा कि आपने इसकी पेमेंट नहीं की, अब आपको मिलेगी सज़ा, इसके बदले हम आपको देंगे कारावास। कितना कारावास देंगे, हम देंगे उसको कारावास 1/4। किसका 1/4, मैक्सिमम सज़ा का। मैक्सिमम सज़ा कितनी थी, ऑफेंस की मैक्सिमम सज़ा थी 3 साल, 2 साल की सज़ा हमने दी, वो नहीं लेंगे। ऑफेंस के करने के लिए मैक्सिमम कितनी सज़ा दे सकते थे, तो 3 साल की सज़ा हम उसको दे सकते थे, तो अब उसको व्यक्ति को सज़ा मिलेगी 9 महीने की, ठीक है, 9 मंथ की सज़ा उसको व्यक्ति को देंगे। मतलब कि 2 साल की सज़ा तो उसको हमने दी है, 2 साल की सज़ा तो वो काटेगा ही, प्लस फाइन ना देने के लिए 9 मंथ की सज़ा वो काटेगा। ओके, तो टोटल सज़ा होगी 2 ईयर्स 9 मंथ। तो स्टूडेंट इसके अंदर सिर्फ एक ही की पॉइंट है आपका, वो की पॉइंट है आपका ये मैक्सिमम फिक्स्ड फॉर द विच इज द मैक्सिमम फिक्स्ड फॉर द ऑफेंस, कि उस ऑफेंस को करने के लिए जो मैक्सिमम सज़ा आपको दी हुई है ना बेल एक्ट के अंदर, उसका 1/4 लेंगे। चाहे हमने उस व्यक्ति को सज़ा चाहे कितनी भी दी हो, उसका 1/4 नहीं लेंगे, लेकिन जो बेल एक्ट में आपको सज़ा दी हुई है उसका 1/4 हम इंक्लूड करेंगे। ओके, द इम्प्रिजमेंट विच द कोर्ट इम्पोज इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन और डिफॉल्ट इन कम्युनिटी सर्विस में बी एनी ऑफ डिस्क्रिप्शन। और अगर उस व्यक्ति ने क्या नहीं किया, कोई फाइन नहीं पे किया या कम्युनिटी सर्विस उसने नहीं लगाई, तो किसी भी प्रकार की सज़ा हम उसको दे सकते हैं, मतलब कठोर सरल किसी भी प्रकार की हम उसको सज़ा दे सकते हैं। ओके, सबसेक्शन 5 कहता है अगर द ऑफेंस इज पनिशेबल विद फाइन और कम्युनिटी सर्विस, द इम्प्रिजमेंट विच द कोर्ट इम्प्रीज इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन और कम्युनिटी सर्विस शैल बी सिंपल। इन्होंने कहा कि अगर किसी भी ऑफेंस की सिर्फ सज़ा हमने क्या दी है, फाइन या कम्युनिटी सर्विस है, ठीक है,
मतलब इम्प्रीजमेंट की कोई बात नहीं है, लेकिन सिर्फ फाइन या फिर कम्युनिटी सर्विस किसी भी एक्ट में आपका लिखा हुआ है, किसी भी सेक्शन की सज़ा सिर्फ ये है, ओनली सज़ा आपकी फाइन या कम्युनिटी सर्विस है, तो उन मामले में सिर्फ हम सिंपल इम्प्रीजमेंट आपका देंगे। फिर हम उसको कठोर कारावास नहीं देंगे फाइन के डिफॉल्टमेंट का। अगर उसने फाइन का डिफॉल्ट किया है तो हम उसको सिर्फ और सिर्फ सिंपल इम्प्रीजमेंट आपका देंगे। और ऐसे कैसे देंगे, ये आपके लिखे हुए हैं, यहाँ पे देखिए, ये आपका लिखा हुआ है। हम उसको अगर सज़ा मिलती है, उसको फाइन लगाते हैं हम 5,000, 2 मंथ की सज़ा हम उसको देंगे अगर फाइन आपका 5,000 से कम का है, ठीक है। 4 मंथ की सज़ा देंगे अगर फाइन आपका 5,000 से 10,000, 5,000 से 10,000 के बीच का है, ठीक है। अगर 10,000 से ज़्यादा का है तो 6 मंथ की सज़ा। ओके, 2 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, 5,000, 10,000 और 10,000 से ज़्यादा, 10,000 से ज़्यादा। ओके, तो स्टूडेंट ये टेबल ये आपका यहाँ बना हुआ है, ये देखिए। ओ सॉरी, 1 ईयर, 6 मंथ, 1 ईयर, ठीक है। 2 मंथ, 4 मंथ, 1 ईयर, 5,000, 10,000 और अबव। ओके, 2 मंथ, 4 मंथ, 1 ईयर, 2 मंथ, 4 मंथ, 1 ईयर, 5,000, 10,000 और इससे अबव। ओके, अब सबसेक्शन 6 क्या कहता है कि कब हम इम्प्रीजमेंट ऑफ फाइन को हम टर्मिनेट कर सकते हैं। हमने लगाया किसी पर्सन पे फाइन ना देना का, जो फाइन ना देने के कारण हमने उस पर कारावास लगाया, इम्प्रीजमेंट लगाई कि आपने डिफ़ॉल्ट किया है फाइन का, तो अब आपको कारावास भुगताना पड़ेगा। परंतु जब वह व्यक्ति अपना फाइन जुर्माना लाके कोर्ट में जमा करा देगा, तो हम उसको जो अतिरिक्त उसको कारावास दिया है फाइन ना देने के लिए, उसको टर्मिनेट कर देंगे। यही बात होगी, जब उसने फाइन दे दिया तब हम उसको कारावास टर्मिनेट कर देंगे। तो ये लिखा हुआ है कि वह तब टर्मिनेट हो जाएगा जब वह आपका या तो पेमेंट कर देगा या कोर्ट के द्वारा जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस के द्वारा वह पेमेंट कर देगा, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, या तो कोर्ट खुद ही वह जुर्माना वसूल ले या वो खुद से पेमेंट कर दे, तो हम उसको टर्मिनेट कर देंगे उसके कारावास को, फिर हम उस पर कारावास नहीं लगाएंगे। और ऐसा हुआ, देखिए, अगर किसी व्यक्ति के लिए हमने क्या किया था, 2 मंथ की सज़ा दी 5,000 के लिए, यही हम लेके चलते हैं मामला। 5,000 के लिए हमने उसको 2 मंथ की सज़ा दी। अब स्टूडेंट्स ने क्या किया, इसने 1 मंथ के बाद आपके करा दिया पेमेंट, ठीक है। 1 मंथ के हुआ हिसाब से 2500 इसको कराते हैं पेमेंट, ठीक है। 1 मंथ के हिसाब से 1 मंथ हो जाने बाद इसने 2,500 रुपये दे दिया आपके, तो इसको अगले मंथ की सज़ा अब आपको नहीं काटनी पड़ेगी। इसने 1 मंथ की सज़ा कैसे किया, इसने 1 मंथ की सज़ा काट दी और 1 मंथ की सज़ा काटने के बाद इसने क्या दे दिया, 2,500 रुपये दे दिया। तो अब इसकी 2 मंथ की सज़ा क्यों मिलेगी, क्योंकि इसने तो पूरी पेमेंट कर दी, 1 मंथ की सज़ा काट ली और 2,500 रुपये दे दिए। तो हम जिस प्रोपोर्शन में इसने पेमेंट की है उसी प्रमोशन में इसका टर्मिनेशन कर देंगे कि जितने टाइम तक इसने सज़ा काटी उसको हटा के बकाया हम इसे ले लेंगे फाइन के रूप में, ठीक है। जितने सज़ा अपनी काट ली है उसको हटा के जो बकाया है उसकी पेमेंट ले लेंगे, उसके बाद हम इसकी सज़ा को क्या कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। ओके, एग्जाम्पल आपको यही दिया हुआ स्टूडेंट कि ए को हमने सज़ा दी थी 1,000 रुपीज़ प्लस 4 मंथ की हमने उसको सज़ा दी, ठीक है। 1,000 एंड 4 मंथ इम्प्रीजमेंट इंटू फुल पेमेंट, ठीक है, कि हमने उस 1,000 की उसको पेमेंट के लिए फ़ाइन लगाया था, लेकिन उसने क्या किया, 4 मंथ उन्हें फ़ाइन नहीं दिया, तो हमने उसको 4 मंथ की क्या दे दी, सज़ा दे दी। उसने क्या किया, उसने 1 साल 1 मंथ ख़त्म होने से पहले अगर वो 750 रुपये फ़ाइन पे कर देता है 1 मंथ होने से पहले, ठीक है, तो अब इसको क्या होगा, 1 मंथ का इसको छूट देती जाएगी। ये कहा गया, इन्होंने क्या किया, उसने 1,000 का फ़ाइन लगाया, ठीक है, और 4 मंथ की सज़ा दिया। देखिए 1,000 रुपये, ठीक है, 4 से डिवाइड करते हैं आपका, तो हर मंथ के लिए उसको 250 रुपये पे करने पड़ेंगे, हर मंथ के लिए उसको 250 पे करने पड़ेंगे। उसने क्या किया, उसने 1 मंथ की सज़ा काट ली
और 750 रुपये दे दिए, ठीक है। तो अब उसको छुट्टी दे देंगे, मतलब कि अब उससे और इम्प्रीजमेंट नहीं देंगे उसको हम बरी कर देंगे, ठीक है। वहीं ये हुआ आपका कि अब उसने क्या किया, उसने काटी आपकी 2 मंथ की सज़ा और पेमेंट कर दी 500 रुपये, तो भी इसका 1000 रुपये पूरे हो गया। तो इसको इम्प्रीजमेंट क्या कर देंगे, बरी दे देंगे, ठीक, कारावास उसका बरी कर देंगे, ठीक है। तो इस टाइप से ये आपका एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि जितना उसने इम्प्रीजमेंट काट लिया उसको छोड़ के बाकी जो बकाया है उसकी हम क्या कर लेंगे, फाइन वसूल कर लेंगे आपसे, ठीक है। फिर स्टूडेंट सबसेक्शन 7 इसका कहता है द फाइन और एनी पार्ट देयरफॉर विच रिमेन्स अनपेड may be levied at any time within 6 years after the passing of the sentence, and if under the sentence the offender be liable to imprisonment for longer period than 6 years than at the time previous year। देखिए क्या किया इन्होंने कि अगर किसी व्यक्ति को सज़ा दी है हमने, ठीक है, हमने उस व्यक्ति को सज़ा दिया है तो हम उसके अंदर 6 मंथ, अगर 6 साल से कम की सज़ा है, ठीक है, 6 साल से कम की सज़ा है तो हम उस व्यक्ति से को 6 साल देंगे आपका फाइन लेवी करने के लिए, कि आपने सेंटेंस काट के उसके बाद हम 6 मंथ की देंगे उसके फाइन वसूलने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसे जिसको उम्र कैद की सज़ा मिली हुई, ज़्यादा सज़ा मिली हुई है, ठीक है, तो हम उससे फिर हम 6 साल नहीं लेंगे, फिर हम कभी भी उससे वसूल सकते हैं उसका फाइन, ठीक है। ऐसा कोई फाइन जो आपका अनपेड पड़ा है उसके लिए हम क्या करेंगे, 6 साल आफ्टर पासिंग द सेंटेंस होने के बाद 6 साल तक हम ऐसा वसूल कर सकते हैं अनपेड उसकी वैल्यू। लेकिन अगर 6 साल से ज़्यादा की सज़ा है तो हम कभी भी कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्री पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आपका आता है कि क्या मृत्यु होने के बाद क्या वह अपने कर्जे से मुक्त हो जाएगा, क्या मृत्यु होने के बाद हम उस पर कोई नहीं करेंगे, मतलब उसकी प्रॉपर्टी जब्त नहीं करेंगे, या वह कर्जे से मुक्त हो जाएगा, उसको कोर्ट में फाइन पे नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसी बात नहीं है। डेथ होने के बाद भी उसकी जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो लायबल रहेगी उस कर्जे के, उस डेप्थ के लिए वह है क्या रहेगी, कर्जे के लायबल रहेगी आपके, ठीक है। इसके बाद भी उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका कि मृत्यु होने के बाद भी जो उसकी प्रॉपर्टी है वह क्या रहेगी, वह लायबल रहेगी पेमेंट ऑफ फाइन के लिए, ओके, डेट के लिए। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका था सेक्शन नंबर 8। तो आज स्टूडेंट हम इस लेक्चर को इतना रखते हैं, फिर हम देखेंगे आपका सेक्शन 9, 10, फिर आपकी आएगी मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉलिटरी कंसाइनमेंट, ठीक है, जो हम अगले नेक्स्ट इसके लेक्चर में देख लेंगे आपका, क्योंकि आपका लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा नहीं तो। ओके, सॉलिटरी कंफाइनमेंट सेक्शन 13, और फिर आपका चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आज हमने देखा कि पनिशमेंट कितनी टाइप की होती है, कम्युनिटी सर्विस को अपने डिटेल में देखा, डेथ पेनल्टी को डिटेल में देखा, लाइफ इम्प्रिजमेंट को देखा, फिर हमने देखा कि अगर कोई व्यक्ति आपका की सज़ा कैसे हम कम कर सकते हैं, कि कॉम्यूटेशन कैसे दे सकते हैं, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आपकी सज़ा को कम कर सकती है। फिर हमने देखा कि अगर कोई व्यक्ति फाइन के डिफॉल्ट करता है तो उसको कैसे दिया जाएगा, उसको कितनी इम्प्रीजमेंट दी जाएगी, क्या इम्प्रीजमेंट रिग्रेस होगी या सिंपल होगी, हार्ड होगी, ठीक है, या फिर कठोर होगी या सरल होगी, हमने ये देखा। ओके, हमने देखा कि जहाँ पे फाइन आपका 5000 था वहाँ पे 2 मंथ की सज़ा, 5000 से 10,000 तक का आपका फाइन था तो वहाँ पे 4 मंथ की सज़ा, और उससे ज़्यादा मामलों के लिए हम 1 साल तक की सज़ा देते हैं। फिर फाइन वसूलने के लिए हमने दिए 6 साल, ठीक है, अगर सज़ा 6 साल से ज़्यादा की है तो हम कभी भी वसूल सकते हैं। और किसी व्यक्ति की जो प्रॉपर्टी है उसके मृत्यु के बाद भी वह कर्जे के अधीन रहेगी, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट आज के लेक्चर के लिए, और कल हम इस चैप्टर नंबर 2 को आपका कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।